किस नंबर 60। स्याह यादें। आपने ईमान की गैर होती हालत को देखा और फिर आइसिकी से उसे खुद से लगाया। वो बेतरह तड़प रही थी, जैसे अभी तक अब्दुल्ला शाहाब ने उसका गला दबा रखा हो। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, इन्होंने मेरा गला दबाया था, इन्होंने मेरा यकीन नहीं किया, कभी नहीं किया। वो रोते हुए बता रही थी। इंसान सभी बुरी यादों से निकल आता है, स्वाय बचपन के ट्रॉमा के, और ट्रॉमा भी वो जब बाप से मिला हो। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मेरा कोई अफेयर नहीं था। वो रोते हुए हाथ को बता रही थी और हाथ के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार डालेंगे। वो वहां से भाग जाना चाहती थी और हाथ उसे थाम कर ऑफिस से आया था। वो स्कूल में थी, एक टीनेज लड़की जिसकी दुनिया अपने कमरे और किताबों तक थी। उसे अब्दुल्ला साहब ने गला दबाकर मारना चाहा था, क्योंकि उन्होंने उसकी वो डायरी पढ़ ली थी जिसे वो सबसे छुप कर लिखती थी। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई सहेली नहीं थी। वो अपने एहसासात को अपनी डायरी में लिखती थी। एक दिन अब्दुल्ला साहब ने उसे छत पे डायरी लिखते देख लिया। तब वो नाहम जमात में थी। उस दिन अब्दुल्ला साहब को शक हुआ। फिर उन्होंने, जब वो स्कूल में थी, उसके कमरे से वो डायरी ढूंढ निकाली जिसपे उससे बहुत सारी बातें लिखी थी। उसे रूहान जबील जैसा बाप चाहिए था। लाइफ पार्टनर का तो ख्याल उसके नन्हे ज़हन में तब तक आया ही नहीं था। उसे शायरी पसंद थी, चंद अशार लिखे, और अब्दुल्ला साहब ने इस बिना पर उसे मारना चाहा था। वो मर जाती अगर उससे बचाने सलमा बेगम ना थी। उस दिन अब्दुल्ला साहब ने ईमान के दिल में नफरत की गहरी सरप लगा दी थी। उसके बाद वो शायरी की तरफ मतवज्जा नहीं हुई। उससे कभी कोई डायरी नहीं रही थी। वो अपने जज्बात अपने अंदर ही छुपा के रखने की आदी हो गई थी। वो अब सोफे पर बैठी अपनी सिस्सी को दबाने की कोशिश कर रही थी। उससे करीब ही बैठा था, उसकी कमर के गिर्द बाजू हाई किए उसे अपने साथ लगाया हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से उसका हाथ थामा हुआ था। उसके कंधे से सटी गाय बैठी थी। उसकी कलाई में नाजुक सा कंगन था जो हानम ने उसे दिया था और वो पहने हुई थी। वो कंगन कमरे की धीमी रोशनी में चकमक कर रहा था और उसकी कलाई में इस कदर हसीन लग रहा था कि हाथ से नसें हटाना मुश्किल हो गया था। वो उसकी कंगन से खेल रहा था। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। वो अब माजरत कर रहा था। मुझे लगा तुम उनसे मिलना चाहोगी। वो खामोश बैठी रही। उसका सिसकता वजूद वो महसूस कर सकता था। मुझे लगता है मैं आज भी वही हूँ, वो होली से बोली। आदमी उसके वजूद की जंबिश को महसूस कर सकता था। आज भी बेड के नीचे छुपी हुई हूँ, उनसे डरकर। वो अपने वो एहसास शेयर कर रही थी जो किसी से नहीं किए थे। मैंने उन्हें माफ़ करने की कोशिश की, बचपन से अब तक बहुत बार। हर बार उन्होंने मेरा दिल तोड़ा, और जिन लड़कियों के दिल सबसे पहले उनके बाप तोड़ते हैं, उनके लिए हील करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। वो अब रो नहीं रही थी। हाथ को उसके हाथों का सर्दपन महसूस हुआ तो उसे ईमान का एक हाथ अपनी गर्म जैकेट की पॉकेट में डाल लिया और दूसरा अपने हाथ में दबा लिया, जबकि एक हाथ से उसे अपने साथ लगाया हुआ था। मुश्किल होता होगा आम लड़कियों के लिए, लेकिन तुम तो हीलर हो ना। वो प्यार से बोला था। हीलर बनना इतना आसान नहीं था, वो बता रही थी। वो जानता था, लेकिन इस वक्त वो उसका ज़हन अब्दुल्ला साहब से हटाना चाहता था। मैं बहुत बार गिरी, हर बार जब किसी लड़की से सामना हुआ जिससे फैमिली ट्रॉमा सहा था, मैं फ़ौरन ठह जाती थी। लेकिन तुमने कर दिखाया ईमान ने, तुमने कर दिखाया। वो जज्ब से कह रहा था। ईमान ने गहरा सांस लिया और सर उठाकर उसे देखा। वो उससे कितने करीब बैठा था। दिल पे इख्तियार धड़का। ग्रीन शर्ट पर स्याह जैकेट पहने और अपना मखसूस चश्मा आंखों पर सजाए, वो तमाम हंसे हाथ से उसके जाने मतवज्जा था। उसकी क्लोन की महक ईमान को वैसे ही बहुत पसंद थी। मैं अब ठीक हूँ। वो उससे अलग हुई, चेहरा बिला वजह ही सुर्ख हो गया था। वो उससे लिपट कर रोई थी और हाथ ने उसे खुद से लगाए रखा था। वो चंद मिनट पहले का मंजर याद करके हफस से आंखें मीच गई। तो वापस चलें। वो उसकी गुरेज पर मुस्कुराहट दबाकर पूछने लगा। नहीं, मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाहती हूँ, शायद कुछ घंटे। वो अस्पताल का राउंड लगाना चाहती थी। अच्छा, वो कुछ सोचते हुए बोला। तो तुम यहाँ रुको कुछ देर, मुझे छोटा सा काम है, मैं 1 घंटे तक तुम्हें पिक कर लूँगा, ठीक है? वो बोला तो ईमान ने इस बात में सर हिलाया। वो उठ खड़ा हुआ। और अब रोना मत। वो उसकी जानिब झुकते हुए सर पर हाथ रखते बोला। ईमान ने चेहरा उठाकर उसे देखा। वो दोनों भाई औरत को इज्जत देने के मामले में एक जैसे थे। वो जुड़वा थे, शायद दो जिस्म एक जान। अब्दुल भी उसे ऐसे ही ट्रीट करता था।
नहीं रोती, वो हौले से बोली। गुड गर्ल। वो मुस्कुराया और फिर झुककर उसकी पेशानी को छुआ और फिर दरवाजे की जाने बढ़ा। ईमान को उस लम्स की तासीर अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई। दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका। मैंने स्टाफ को सारी हिदायत कर दी है। तुम्हें राउंड लगाना हो तो व्हील चेयर पर जाना, ऐसे नहीं। वो नम आंखों से मुस्कुराई। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अगले 1 घंटे बाद वो व्हील चेयर पर बैठी उस कमरे के बाहर खड़ी थी जिसमें अब्दुल्ला शाहाब थे। एक नर्स उसके पीछे खड़ी थी। उसकी कुर्सी थामे। दरवाज़ा खोल दो, उससे नर्स से कहा। लेकिन मैम, ये पेशेंट खतरनाक है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या नुकसान पहुंचाएंगे? वो होली से बड़बड़ाई। तुम दरवाज़ा खोल दो और चली जाओ, मैं इन्हें देख लूँगी। आर यू श्योर मैम? नर्स तसबसब का शिकार थी। वो ईमान को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर ईमान की बात को टाल भी नहीं सकती थी। उसे दरवाजे के साइड पर लगा बटन दबाया और दरवाज़ा दाएं से बाएं जानिब खुलता चला गया। कमरे का मंजर वासिया था। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मरीज खुद को नुकसान पहुंचा सके। अब्दुल्ला शाहाब खुदगर्जों में एक खुदगर्ज, वो बेड पर बैठे छत को घूर रहे थे। ईमान ने गहरा सांस लिया, आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स किया और फिर व्हील चेयर के साथ कमरे में दाखिल हो गई। अब्दुल्ला साहब का एक हाथ बेड से बंधा था। ये उनकी सेफ्टी के लिए था। कभी भी वो उठकर दीवारों में सर मारने लग जाते थे। जैसे ही उसकी नज़र ईमान पर पड़ी, वो उठकर तेजी से उसकी जानिब लपके, पर हाथ बंधा होने की वजह से वो ज़्यादा उसके करीब नहीं पहुंच पाए। उनकी आंखों में नफरत नहीं थी जो हमेशा ईमान को देखकर उभरती थी। उनकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी। ईमान। और वो उसे पुकारने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे देखकर बेताब हुए थे। ईमान उनसे कुछ फासले पर बैठी उन्हें देख रही थी। वो उसे व्हीलचेयर पर बैठे देखकर हैरान हुए। मिस्टर अब्दुल्ला शहाबुद्दीन, क्या आप मुझे पहचानते हैं? उसका अंदाज सरसरी था, जैसे वो शख्स उसका बाप नहीं बल्कि उसके लिए पेशेंट ही हो। ईमान, मेरी बच्ची। इस बार ईमान को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो उसे देख रहे थे बड़े प्यार से, हसरत से। जब वो बहुत छोटी थी, 4-5 सालों की, उसे अपने बाप से बहुत प्यार था और बार बार उनकी तरफ लपकती थी। और अब्दुल्ला साहब हर बार उसे खुद से दूर कर देते थे। अब उनकी आंखों में हसरत थी। काश वो उसे तब यूं न झटकते, उसे खुद से दूर न करते। पर गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता और हमें पछतावे के गहरे समंदर में डूबने के लिए छोड़ जाता है। ईमान की गोद में उनकी फाइल रखी थी। अब वो उनकी फाइल खोली पड़ रही थी। अब्दुल्ला शहाबुद्दीन, उम्र 58 साल। आपको एल्यूसिनेशंस होते हैं, लेकिन आपको सबकी पहचान है। उसकी फाइल बंद कर दी। वो अब उन्हें ही देख रही थी। चला जा, चला जा। अब्दुल्ला साहब छत की जानिब देखते किसी को जाने का कह रहे थे, जैसे वहाँ कोई मौजूद हो, उन्हें मुँह चिढ़ा रहा हो, उन्हें तंग कर रहा हो। पता है, जब जब आप अल्लाह से सरेआम लड़ाई करते थे, उन्हें नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहते थे, मैं तब तब डर जाती थी और सोचती थी कि कहीं अल्लाह ना गुस्सा ना होकर आपका बदला हमसे ना ले ले। वो अब सर झुकाए बैठे थे, जैसे छत से लटकती मखलूक जा चुकी थी। फिर मैंने जाना कि हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार है, दूसरों का नहीं। जब आपने मुझे मारने की कोशिश की, तब मैंने चाहा था कि एक दिन आपके अमाल आपसे मिलने आए। अब्दुल्ला साहब ने चौंक कर उसे देखा। कैसा लगता है पापा, अपने अमाल को अपने सामने देखकर? उसकी आंखें भर आईं, जबकि अब्दुल्ला साहब तो साकित रह गए। वो सुनते भी थे, समझते भी थे। उनके चारों जानिब से धुआं उठ रहा था। आपके अमाल ना सिर्फ आपसे मिलने आए, बल्कि खींचकर आपको कोहरे के पार ले गए। उन्हें देखते कह रही थी। अब्दुल्ला साहब ने अपनी जगह से उठना चाहा। ये जिन डीमंस को आप देखते हैं, ये आपका अंदर है। जब इंसान अपने अंदर से मिलता है, तो उसे वही कुछ नजर आता है जो वो होता है। कैसा लगता है अपने आप से मिलकर? अब्दुल्ला साहब की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहते थे, पर जुबान उठने से इनकारी थी, तालू से चिपक गई थी। हमें जब अल्लाह कोई खासियत अदा करता है, तो हम उसे अपना हक समझकर वसूलते हैं और बदले में हम अपनी ही दुनिया का खुदा बनकर बैठ जाते हैं। हम भूल जाते हैं शैतान का जन्म भी ऐसे ही हुआ है। उससे अपने आप को बढ़तर समझा और फिर वो अपने मुकाम से गिर गया। अल्लाह ने उसे भटकने के लिए छोड़ दिया। वो ना सिर्फ खुद भटक रहा है, बल्कि वो हम इंसानों से बदले ले रहा है। तो जब जब अल्लाह हमें गैर मामूली सहारत से नवाजता है, तो शैतान हमारे कान में ऐसी फूंक मारता है कि हम अंधे बहरे गूंगे हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि हमें लौट कर जाना है।
हमें अपने अमाल से मिलना है। मुझे माफ़ कर दो। अब्दुल्ला शाह आपके लबों से फिसला था। माफ़ कर दो मुझे। वह बेड से नीचे उतरकर घुटनों पर बैठ चुके थे। उनका सर झुका हुआ था। ईमान ने आगे होकर उनका हाथ पकड़ा। माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, उनसे माफ़ी मांगे। उनकी हालत पर ईमान का दिल कटा था। वो जानती थी सफ़र लंबा था, उनका कोहरा ज़्यादा गहरा था। लौट आने में वक्त लगता पर उसे यकीन था वो उन्हें ले आएगी। वो हीलर थी, उसका यही काम था। वो उसका बाप ना भी होता तो उसे ये करना था। वो उनके अंधेरों में जाने के लिए तैयार थी ताकि उन्हें कोहरे की पार से खींच लाए। पर अब्दुल्ला शाह के अंधेरों में ईमान बुनते अब्दुल्ला के लिए तकलीफ के सिवा कुछ नहीं था। निकाह मुबारक हो हाथ। मिस एल्फ कॉल पर थी। आप नहीं आई ना? वो खफा था। मैं आना चाहती थी लेकिन हेजिल की बिगड़ती हालत की वजह से नहीं आ पाई। रिसेप्शन पर आऊंगी ना। कैसी है हेज़ल अब? उससे मिस एल्फ से वादा किया था कि वो उनकी बेटी को ढूंढ लाएगा और उसे ढूंढ लिया था। अब जब सही वक्त आया था तो उससे मिस एल्फ को हेजल के पास भेजा था। खफा है बहुत, रोई है बहुत। मिसेस एल्फ ने अफसरदा लहजे में बताया। पहले उसे बताया गया था कि उसकी माँ मर चुकी है। फिर उसे बताया गया कि वो उसे पैदा करके छोड़ गई थी। सुल्तान मलिक ने उसे कभी ये नहीं बताया था कि वो उसे उठा लाया था। उससे उस बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया था। मान जाएगी, आप फ़िक्र ना करें। वो उन्हें तसल्ली देते बोला, जानती हूँ, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। किस लिए? वो अस्पताल की जानिब गाड़ी मोड़ते बोला, तुमने अपना वादा निभाया। एल्फ की आंखें अश्कवार थीं। ये खूबसूरत औरतें इतना रोती क्यों हैं? आई मीन कहाँ से आते हैं इतने आंसू? वो उन्हें तंग करने लगा। लगता है ईमानी भी बहुत रोती है। मिस एल फौरन बोली और हाथ ने गहरा सांस लिया। मुझे डर लगता है मैं उस समंदर में डूब जाऊंगा जो उसकी आंखों से बह जाने को तैयार रहता है। उसका अंदाज ऐसा था कि एल्फ रोते रोते हंसी। ख्याल रखिएगा अपना और हेजल का बहुत सारा। वो उन्हें ताकीद करता फ़ोन बंद कर चुका था और कुछ देर वो ईमान को लिए सलमा बेगम से मिलवाने जा रहा था। वो ईमान से लिपट कर रो पड़ी थी। मेरा घर तो सूना हो गया। वो आंसू साफ करते बोली, तो अरमान को बुलाएं बाहर से, वो शादी करे, घर में बहू आएगी तो दिल लगेगा आपका। वो सलमा बेगम को तंग कर रही थी। बज़ाहिर हंस रही थी लेकिन उसकी आंखों को सिर्फ वो पढ़ सकता था। वो जिस क़यामत से गुजर कर आई थी सिर्फ वो जानता था। अभी आपको पता है अब्दुल्ला कॉन्सर्ट है 4 दिन बाद यहाँ पाकिस्तान में। हुमायसा ने धमाका किया। ईमान ने हैरत से उसे देखा। ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट है। मैंने उनकी ऑफिशियल अकाउंट्स पे चेक किया है। पिछले 1 डेढ़ साल में ये दूसरा कॉन्सर्ट है उनका और वो भी आखिरी। उसके बाद नो सिंगिंग। ईमान को गहरी हैरत ने आ लिया था। वो जो हमने लास्ट टाइम टीवी पर देखा था वो पुराना शो था। रिकॉर्डिंग चल रही थी। हुमायसा उसे खबरें दे रही थी जबकि ईमान का ज़हन इस बात में उलझा था कि वो पाकिस्तान आ रहा था। आज ने उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी। कुछ देर वहाँ बैठने और दोपहर के खाने के बाद वो उसे उस होटल लाया था जहाँ जबील खानदान रुका हुआ था। वो सब उससे मिलकर खुश हुए थे। सब ने उसे ढेरों गिफ्ट दिए थे। वो सब अब वापस जाने के लिए तैयार थे। आनम ने अपने हाथ से उसके चेहरे को छुआ। यूँ समझो मैंने अपना दिल निकाल कर तुम्हें दे दिया है। इसका ख्याल कैसे रखना है ये अब तुम पर डिपेंड करता है। वो हाथ को देखते हुए बोली थी और ईमान बस मुस्कुरा दी। वापसी के सफ़र पर वो काफ़ी थक गई थी। तुम ठीक हो ना? वो उसे खामोश देख कर पूछने लगा। हाँ बस मिड से मेरे, मैंने जो कोर्स स्टार्ट किया था साइकोलॉजी का उसके मिड से और मेरी तैयारी भी नहीं है। हाँ जी, उसे डेट शीट मौसूल हुई थी। कब है? 1 हफ्ते बाद। अभी तो 1 हफ्ता है। अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा। वो मुस्कुरा दी। अब हर कोई आपकी तरह ज़हीन नहीं होता। उससे हाथ की तरफ देखते कहा। लेकिन हर कोई पढ़ तो सकता है ना? वो फ़ौरन बोला तो ईमान ने इस बात में सही हिलाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उससे ईमान का हाथ थामते कहा तो वो मुस्कुरा दी। सारी उदासी दूर जा सोई थी। अगले दिन वो अपने क्लासरूम में थी। व्हील चेयर पर बैठी थी। पाँव और कंधे पर गर्म पट्टी थी। ठंड की वजह से दर्द कभी भी शुरू हो जाता था। आपको डर नहीं लगता? लड़कियां उससे पूछ रही थी। एकेडमी में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। हाथ ने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हुआ था। ये सिर्फ वो ही कर सकता था। ईमान ने उसे हमेशा काम करते देखा था। किस बात से? हमने सुना है किसी ने आपका एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया है। वो नहीं चाहते कि आप उर्दू के सेशंस लें। वो होले से मुस्कुरा दी।
क्या आपको डर नहीं लगता? उन्होंने दोबारा आपकी जान लेने की कोशिश की तो फिर? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। सारा मसला ही तो जान का है। जिस दिन हम ये बात समझ गए कि मौत पर आ गए, उस दिन हम हक से पीछे नहीं हटेंगे। वो मुस्कुराई थी। इतना कुछ सह लेने के बावजूद भी कोई उसका गुस्सा नहीं तोड़ पाया था। और अब उसे कैसा डर? अब तो उसका प्रोटेक्टर हाथ था, हीलर का प्रोटेक्टर। अचानक उभरने वाली आवाज़ पर उससे विंडो से बाहर देखा। सभी लड़कियां उठकर विंडो के करीब आई थीं। बाहर हाथ ने एक लड़की को पीछे गर्दन से पकड़ा हुआ था। लड़का हवा में मौलिक था और वो उसे एक हाथ से ऐसे ही हवा में लटकाए गेट की जाने बढ़ रहा था। उनकी नसों से दूर हो रहा था। स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठे हो चुके थे। उससे गेट के करीब पहुंचकर लड़की को छोड़ा और वो जोर से ज़मीन पर गिरा। ये एक 14-15 साल टीनेज लड़का था जो निहारे आया था और अपने आप को 30 मार हाथ समझता था। एकेडमी में स्मोकिंग करना मना था और उस लड़की ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो यहाँ स्मोकिंग करके दिखाएगा, जबकि हाथ को पता ही नहीं चलेगा। वो अपने ग्रुप में बैठा वेग की कश लगाता धुआं उछाल रहा था जब हाथ ने पीछे से आकर उसे गर्दन से दबोचा था और जैसे वो बैठा था वैसा ही उठा लिया। उसका कद दराज था और बाजू पूरा सीधा करने पर वो लड़के को हवा में लटकाए गेट तक ले गया था और फिर छोड़ दिया। वो धड़ाम से गिरा। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मेरी नजरें हैं। वो सिकरी आंखों से उसे देखते कहा था। लड़का हड़बड़ा कर उठा। उसके तोते उड़ गए थे। बाकी सब जहाँ खड़े थे वहीं जैसे जम गए थे। कल तुम यहाँ वक्त पर पहुंच जाओगे, वो भी इंसानों के रूप में, नहीं तो उठा कर ले आऊंगा। उसका अंदाज ऐसा था कि लड़के को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई थी। सॉरी सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लड़का अब सॉरी कर रहा था। उसे सपने में भी नहीं सोचा था कोई उसे एक हाथ से यूं उठा कर ले आएगा और फिर पटक देगा। उसे घुटने पर अच्छी खासी चोट लगी थी। हाथ अब वापिस आ रहा था। एक हाथ पेंट की जेब में था, दूसरे से उससे बाल सेट किए और फिर टी शर्ट के गले से लटका चश्मा उतार कर आंखों पर लगाया। उसकी चाल में बेनियाजी थी। ईमान उसे यूं चलते घंटों देख सकती थी। वाह कितने स्ट्रांग है ना। लड़कियां अब उसे विंडो से देखते कह रही थीं। ये वही लड़कियां थी जो एलीट स्कूल से आई थीं और हैंडसम भी, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। ईमान ने फौरन गला कंकार कर उन्हें अपनी जाने मुतवज्जा किया। किसी को ऐसे नहीं देखते, गलत बात है। वो भी लावजह ही पॉसेसिव हुई थी। इसमें बुराई क्या है? वो अब जानना चाहती थी। वो मैरिड है और किसी के शोहर को ऐसे ताड़ना गलत बात है। ईमान के धमाके पर वो 3 लड़कियां सदमे में जा चुकी थीं, जबकि बाकी अब उसे गौर से सुन रही थीं। ये अगली रात की बात थी। हाथ का लैपटॉप कमरे में रखे छोटे से स्टडी टेबल पर रखा था। वो जब सो जाती थी वो वहीं बैठकर काम करता था। उसका चश्मा भी उसी टेबल पर रखा था और वो शॉवर ले रहा था। उसे हाथ का ये चश्मा हमेशा ही अट्रैक्ट करता था। वो जो अपनी किताबें फैलाए बैठी थी, बेड से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता चलते उस टेबल तक गई जिस अंदाज से उससे अपना चश्मा लगाया था जब वो लड़के को गेट पर फेंक कर आया था। वो अभी तक नहीं भूली थी। उससे वो चश्मा उठाया और उलट पुलट कर उसे देखा और फिर उससे वो चश्मा अपनी आंखों पर टिका लिया। वेलकम ईमान ने जाना कि उसके सामने एआई की इमेज उभरी। वो उसी के रूप में थी और ईमान ने चीखते हुए चश्मा उतार कर दूर फेंका। वो इतनी बुरी तरह डर गई थी कि उससे बेसाख्ता अपने चेहरे को छुआ जिससे आग निकल रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या था? अभी तक समझ नहीं पाई थी। चश्मा उससे कुछ फासले पर नरम और नाजुक कालीन पर पड़ा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ पर वो जल्दी से बाहर निकला था और फिर खौफसदा खड़ी ईमान को देख कर ठटका। चश्मा नीचे पड़ा देखा और वो उसे देख रही थी। ये क्या है? वो चश्मे की जानिब उंगली करके बोली। हाथ ने बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को दबाया और फिर आहिस्ता कदम उठाता चश्मे के करीब आया और झुक कर उसे उठाया। ये मेरा मामूली सा चश्मा है। वो अब उसकी जानिब बढ़ रहा था। नहीं, ये मामूली नहीं है। वो डर के पीछे हुई और उससे अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो रहा था। उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था। अच्छा, फिर लगा कर देखते हैं कि क्या है इसमें। वो शरारती मुस्कान लिए उसकी जानिब बढ़ा। नहीं, इसको मुझसे दूर रखें, ये बोलता है। वो पीछे की जानिब खिसक रही थी। हाथ ने तेजी से आगे बढ़ते उसे थामा। चश्मे कब से बात करने लगे? वो उसे तंग कर रहा था पर ईमान उसकी शरारत नहीं समझ पाई। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ देखा। वो अपना अक्स सेक के डर गई थी। वो अब जोर से आंखें मीची खड़ी थी। हाथ ने बालों को झटका दिया और पानी के कतरे उसके चेहरे तक गए। डर क्यों रही हो, मैं हूं ना। वो अब उसे छोड़कर चश्मा मेज पर रखता अलमारी की जानी बढ़ा
और तौलिया निकाल कर बालों को अच्छे से रगड़ा, जबकि ईमान अभी तक समझने की कोशिश कर रही थी आखिर हुआ क्या था। उसे अब उस चश्मे से खौफ आ रहा था, वो जिसे अपने शौहर का चश्मा इतना पसंद था, वो अब उसी से डर रही थी। बाल साफ करने के बाद वो दोबारा मेज से चश्मा उठा लिया। मैंने बताया था ना, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, एक एआई इंजीनियर। वो उसे याद दहानी करवाने लगा। ईमान की वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा डेटा साइंटिस्ट था। तुम एक डेटा साइंटिस्ट से और क्या एक्सपेक्ट कर रही हो ईमाने, कि वो गले में स्टेथोस्कोप लगाकर घूमेगा? वो अब उसकी टांग खींच रहा था। ईमान ने हफकीस उसे देखा। वो चश्मा लेकर उससे करीब आया और उसकी आंखों पर लगाने लगा। नहीं, वो डर रही थी। हाथ ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये मुकाम सिर्फ तुम्हें हासिल है ईमाने, कि मेरे अलावा अगर कोई इसकी हकीकत से वाकिफ है तो सिर्फ तुम हो। सबके लिए ये सिर्फ आम चश्मा है, लेकिन ये तुम्हें पहचानता है। तुम इससे बात कर सकती हो, सिर्फ तुम। उसे चश्मा उसके नाक पर टिका दिया। ईमान ने जोर से आंखें मीच ली। आंखें खोल लो। वो उसके दोनों हाथ पकड़े खड़ा था। ईमान ने डरते डरते आंखें खोली। डोंट स्केयर माई वाइफ। उसे एआई को तनबीह की थी और वो उसे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। उसके सामने बहुत सारी स्क्रीनें थी। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में वो बहुत पीछे थी और हाथ उतना ही आगे था। ये मेरा काम है। बहुत सारे सिस्टम ओपन थे, रिकॉर्ड्स नजर आ रहे थे और पता नहीं क्या क्या। और तुमने जिसको देखा था वो असिस्टेंट एआई है, और उसकी मदद से मैं ये सब हैंडल कर पाता हूँ। और हाँ, वो किसी का भी रूप ले सकती है। वो उससे बहुत कुछ दिखा रही थी और वो हैरत से देख रही थी। ओह, तो आप उससे बातें करते हैं? वो हैरानी से बोली। मतलब? मतलब ये कि मैंने आपको ऑफिस से देखा है, मुझे लगा था आप खुद से बातें करते हैं। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। ये सिर्फ चश्मा नहीं है, इससे रिकॉर्डिंग भी होती है। कोई सिस्टम तक ना पहुंच पाए, इसलिए मैंने इसे लैपटॉप में नहीं रखा। वो अब उससे अपने काम की नवैया समझा रहा था और वो समझ रही थी। आज अब्दुल का कॉन्सर्ट था। वो अभी तक हाथ से उसके बारे में नहीं पूछ पाई थी। अब उसका पूरा फोकस अपने मिड्स की तरफ था। उसे ये कोर्स कंप्लीट करना ही था। दिन में वो पढ़ती रही थी, क्योंकि रात को मेडिसिन लेने की फ़ौरन बाद उसे नींद आ जाती थी। मुझे अभी कुछ काम से जाना है, तुम सो जाओ। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है, गार्ड्स नीचे ही हैं, और ये कमरा हमारे अलावा कोई नहीं खोल सकता। उसे दवा देते बता रहा था। ईमान जो काफ़ी थकी हुई थी, वो वाकई सोना चाहती थी। उसे मेडिसिन ली और बिस्तर में लेट गई। 10 बज रहे हैं, 12 बजे तक वापस आ जाऊंगा। आज काफ़ी संजीदा था या परेशान? ईमान उसे देखती गई। सब ठीक है ना? वो उससे कंबल उड़ा रहा था। जब उससे हाथ का हाथ पकड़ लिया, वो होले से मुस्कुरा दिया। अपनी ज़िंदगी का वो काम करने जा रहा हूँ जो कभी नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूरी है। तुम दुआ करना। वो उसका हाथ दबाते बोला। डरा रहे हैं आप मुझे? ईमान का दिल धड़क रहा था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रिलैक्स रहो। वो लाइट ऑफ करते दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। उससे अकेडमी में पूरी सिक्योरिटी रखी थी। वो कुछ देर सोचती रही, लेकिन फिर नरम गरम बिस्तर की गरमाइश और दिन भर पढ़ते रहने के बाद उसका ज़हन इस कदर थक चुका था कि वो जल्दी सो गई। लेकिन फिर अजीब से एहसास से हड़बड़ा कर उठ बैठी। उससे टाइम देखा तो 10:40 से। वो बेड से नीचे उतर आई। नींद जैसे कोसों दूर थी। वो सोचती रही अब क्या करे। फिर वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आई। आज के ऑफिस में रोशनी थी। वो कुछ सोचते हुए ऑफिस की जाने पड़ी। उसे डर भी लग रहा था, पर वो आगे बढ़ रही थी। अचानक ऑफिस का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकला। हाँ, मैं रेडी हूँ। वो किसी से मुखातिब था। ईमान तो जहाँ थी वहीं साकित हो गई। उसके सामने अब्दुल खड़ा था, स्याह जीन्स शर्ट पर स्याह चमकता कोट पहने, जिसके कफ को फोल्ड किया गया था। हाथ पर बना टैटू नुमाया था और बाल छोटी सी पोनी में कैद थे। दाढ़ी पड़ी हुई थी, पिछली बार की तरह। इस बार कानों में बालियां नहीं थी और न होंठ के करीब कोई मोती चमक रहा था। वो अपने 80 हुलिये में था, जिसमें अक्सर वो उससे मिलता था। अब्दुल, वो बेयकीनी से जेर लब बड़बड़ाई। वो भी उसे देख चुका था, फिर टड़क गया, जैसे वो तवक्का नहीं कर रहा था। तुम वेट करो, मैं आता हूँ। कान में लगे ब्लूटूथ डिवाइस पर उससे किसी से कहा था। नीचे एकेडमी के बाहर दो स्याह बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। वो उसकी जाने पड़ा था, जबकि ईमान के कदम जैसे जकड़े गए थे। उससे करीब आकर रुक गया। अब्दुल, वो बेयकीनी से खोया हुई। ये मैं हूँ ईमाने। बाद ने उसके हाथ थाम लिए और ईमान को बिल्डिंग अपने ऊपर गिरती महसूस हुई। मैंने कहा था, मुझे एक ऐसा काम करना है जो मुझे पसंद नहीं। उससे ईमान के हाथों को सर्द पड़ते देखा था। अब्दुल कहाँ है? उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई।
और हाथ के पास कोई जवाब नहीं था। ये उससे मुझसे आखिरी ख्वाहिश की थी कि उसका आखिरी कॉन्सर्ट ऐसा हो जिसे दुनिया याद रखे। वो सर झुकाए खड़ा था। अब्दुल कहाँ है? वो सबसे चिल्लाई। आओ मेरे साथ। वो उसे उठाकर ऑफिस के अंदर ले गया, सामने रखी अपनी कुर्सी पर बिठाया और अपना चश्मा उठाकर लगाया। अब वो वक्त आ गया है ईमानी को हकीकत से आगाह करने का। उसे एआई को तलकीन की और फिर चश्मा उसकी आंखों पर टिका दिया। वो प्लेन था, अब की बार कोई स्क्रीन नहीं उभरी थी। वो झुका। जब तुम कहोगी रेडी, ये तुम्हें अब्दुल से मिलवाएगी। वो उसे बता रहा था पर ईमान को सुनाई कहाँ दे रहा था। उसे अपने सर में दर्द की टीस उठती महसूस हुई थी। मैं जल्द वापस आऊंगा। वो उसकी पेशानी को छूता तेजी से कमरे से निकल गया था और वो वहीं बैठी रह गई थी। कितनी देर बैठी रही, खाली खाली दिमाग के साथ जो फ्रीज हो चुका था। क्या सच था क्या नहीं वो नहीं जानती थी। और इस वक्त उसे डर लग रहा था। अब्दुल अपने कॉन्सर्ट के लिए नहीं आ सका तो फिर कहाँ था? आखिरी ख्वाहिश। उसे माइग्रेन अटैक हुआ था जो अब बढ़ता जा रहा था। शायद आधा घंटा गुजर गया, वो यूं ही बैठी रही। फिर जैसे होश में आई, मुझे उसका कॉन्सर्ट देखना है, वो बोली थी। और उसके सामने अब स्टेज पर वो उसे गिटार थामे खड़ा नजर आया। आरजे। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा अपने आखिरी कॉन्सर्ट पर वो लग रहा था, टूटा फूटा, बिखरा बिखरा। कितना तेरा इंतजार किया, दिल को खफा 100 बार किया। तुझसे वफा मैंने की इस कदर, तेरी जुदाई से प्यार किया। हजारों लोगों के मजमे में अब्दुल की ठाट समेटता वो शख्स हाथ था। उसके लफ्ज़ों से तकलीफ वासिया थी। वो ईमान को जिस तकलीफ में छोड़कर आया था उससे अब डर लग रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो भीगे लहजे से बोली। अचानक मंजर बदला। उसके सामने अब हाथ का सोशल मीडिया अकाउंट था जहाँ वो लाइव था। उसका सेशन हो रहा था। लाखों लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? उसकी आंखें फट पड़ी। वो दो जगह पर कैसे मौजूद हो सकता था? ये टेक्नोलॉजी है। यही वो टेक्नोलॉजी है जिस पर वो दिन रात काम करते हैं। ये रिकॉर्ड है लेकिन लाइव शो हो रहा है। उसके सामने स्क्रीन पर लिखा रहा था। ये ज़रूरी था कि वो एक ही वक्त में दो जगहों पर मौजूद हो ताकि दुश्मनों को यही लगे कि वो दोनों भाई जिंदा हैं। क्या मतलब? अब्दुल कहाँ है? डोंट नो। रेडी, उससे कहा और फौरन स्क्रीन पर वो नजर आया। अब्दुल वो सामने बैठा था। हे ईमाने, देखो, ये मैं हूँ। देखो, मैं एक रॉक स्टार बन गया हूँ। वो घूमकर खुद को दिखाने लगा। पता नहीं तुम्हें अच्छा भी लगूंगा या नहीं। वो थोड़ा उदास हुआ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। बहुत सारी बातें हैं जिन्हें रूबरू नहीं कर पाऊंगा। और पता नहीं कभी तुमसे मिल भी पाऊंगा या नहीं। इसलिए सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पता नहीं कब तक करता रहूंगा। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। अफसरदा मुस्कुराहट उसकी खूबसूरत चेहरे पर फैली थी और उसकी आंखों की उदासी ने सारे मंजर उदास कर दिए थे। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कोई तूफानी मोहब्बत करता हूँ या मुझे तुमसे इश्क है, क्योंकि मोहब्बत अब्दुल के बस की बात नहीं है। लेकिन बस तुम याद आती हो, तुम याद रहती हो, वैसे ही जैसे बचपन में रहती थी। और मैं हाथ को तंग करता था कि वो तुम्हें ढूंढ कर लाए, क्योंकि उससे तुम्हें ढूंढने का वादा किया था। वो खामोश हो गया। अब वो नीचे देख रहा था, सामने कैमरे में नहीं। शायद नसें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं नहीं जानता तुम हाथ को कितना जानती हो, पर अब वो तुम्हें सबसे ज्यादा जान लेगा। वो फिर मुस्कुरा दिया। और बताओ, फिर कैसा था मेरा मुक्का जो मैंने उस दिन उससे मारा था? आखिर कोई ये एक बॉक्सर का हाथ है। उससे हाथ का मुक्का बनाया और शरारत से पूछने लगा, पर उसकी आंखें अभी भी उदास थीं। क्या उस दिन तुमने कुछ नोटिस किया था? स्टॉप प्लीज। वो मस्जिद नहीं देख पाई, उसे रोना आ गया था। अब उसकी समाज से गाने के अल्फाज टकरा रहे थे। मेरी धड़कनों में ही तेरी सदा, इस कदर तू मेरी रूह में बस गया। उसे झटके से सर उठाया। वो अब उसके सामने था। उसके जज्बात महसूस कर सकती थी। तेरी यादों से कब रहा मैं जुदा, वक्त से पूछ ले, वक्त मेरा खोआ। 16 साल गुजर चुके थे। 16 साल वो उसके साथ रही थी एक याद बनकर। बस सारे गम में जाना संग हो तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हो तेरे। अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे। वो उसे नजर आ रही थी। वो इल्तिजा कर रहा था। वो जानता था वो अभी अभी ईमान का दिल तोड़ कर आया था, पर ये उसकी मजबूरी थी। उसे आज यहाँ आना ही था ताकि वो अपने भाई को बचा सके। मंजर फिर से बदला। अब्दुल उसके सामने था। अगर तुम ये वीडियोस देख रही हो तो इसका मतलब है
हाथ ने तुम्हें ढूंढ लिया है, वो तुम्हें ले आया है। वो अब उसी से मुखातिब था। क्या चीज़ से वो दोनों भाई? ईमान को अपने सीने में जलन का एहसास हो। ईमान ने उससे पुकारा था और ईमान ने अपने आंसुओं को रोकते उसे यूं देखा जैसे वो सामने बैठा हूँ, और उस टेक्नोलॉजी में वो उसे बिल्कुल अपने सामने बैठा नजर आ रहा था। पूरा सच जाने बिना रिएक्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारे राज हैं जिनसे तुम वाकिफ होने जा रही हो। वो बोल रहा था और ईमान को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था।